तो मैंने इस डांसिंग पैरट को टर्मिनल में क्रिएट किया है, वो भी सिर्फ एक लाइन का कमांड लिख के। एंड ट्रस्ट मी, आप भी इसे क्रिएट कर सकते हो अगर आप टर्मिनल के कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स को सीख लो। एंड इस वीडियो में मैं आपको टर्मिनल के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स के बारे में बताऊंगा जो आगे चल के आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको टर्मिनल के कुछ अमेजिंग कमांड्स के बारे में भी बताऊंगा जिनका यूज़ करके आप इस एनिमेशन के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें और ट्राई कर सकते हो। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सारे कमांड्स को VS कोड के टर्मिनल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप एक मैक यूज़र हो तो आप इस वीडियो के मेन पार्ट पर स्किप कर सकते हो टाइम स्टैम्प का यूज़ करके। एंड अगर आप विंडोज़ यूज़र हो तो मैं आपको पहले बता दूँ कि जो कमांड्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ उन कमांड्स को रन करने के लिए आपको गिट बैश को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इस वीडियो में जो कमांड्स बताने वाला हूँ वो लिनक्स बेस्ड होने वाले हैं। एंड लिनक्स के कमांड लिनक्स में तो चलते ही हैं, साथ में वो मैक में भी चल जाते हैं, बट विंडोज़ में वो कमांड्स काम नहीं करते। इसलिए आपको विंडोज़ के लिए गिट बैश को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसे इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपली गूगल पे जा सकते हो। एंड यहाँ आपको टाइप कर देना है गिट बैश इंस्टॉल विंडोज़। तो आपको ये पहला लिंक मिलेगा जो कि गिट का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो सिंपली आपको इस पर चले जाना है एंड यहाँ से आप विंडोज़ के लिए गिट बैश को इंस्टॉल कर सकते हो। सो गिट बैश को इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली आ जाना है अपने VS कोड में। एंड यहाँ पर आपको अपने VS कोड का टर्मिनल ओपन कर लेना है, या फिर अगर आप चाहो तो डायरेक्ट गिट बैश टर्मिनल को भी ओपन कर सकते हो जिसे आपने अभी इंस्टॉल किया है। सो अब हम यहाँ पर सारे कमांड्स को एक एक करके समझ लेते हैं। तो कमांड्स को समझने से पहले हम इस टर्मिनल को समझ लेते हैं। तो टर्मिनल में यहाँ पर आप सबसे पहले कुछ लिखा हुआ देखेंगे। अब यहाँ क्या लिखा हुआ होता है, तो यहाँ पर हमारे करंट फोल्डर का नेम लिखा हुआ होता है। अब जैसे मैंने इस टर्मिनल को VS कोड में ओपन किया है, तो VS कोड में जो फोल्डर ओपन होगा, जैसे मैंने यहाँ पर इस रिएक्ट फोल्डर को ओपन किया है, तो इस फोल्डर का नेम मुझे यहाँ पर दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि मेरा ये टर्मिनल इस रिएक्ट फोल्डर में ओपन हुआ है। जबकि अगर मैं अपने मैक का टर्मिनल ओपन करूँगा या फिर अगर आप विंडोज़ में गिट बैश का टर्मिनल ओपन करोगे तो उस केस में यहाँ पर कुछ ऐसा सिंबल बना होगा। ओके, इसका मतलब होता है होम डायरेक्टरी। अब होम डायरेक्टरी मतलब क्या, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके प्रोफाइल का मेन डायरेक्टरी। दैट मीन्स आप अपने कंप्यूटर में मल्टीपल प्रोफाइल्स बना सकते हो, लाइक मल्टीपल यूज़र्स बना सकते हो, राइट। अब उन्हीं सारे प्रोफाइल्स में से आप किसी न किसी एक प्रोफाइल में अभी कोडिंग कर रहे होगे, तो वो सारे प्रोफाइल्स जहाँ पर स्टोर होते हैं वो एक यूज़र फोल्डर में स्टोर होते हैं। तो वही जो यूज़र फोल्डर होता है वो एक तरह से हमारा होम डायरेक्टरी होता है। अब जैसे अगर आप किसी भी फाइल का एक पाथ देखोगे, एब्सोल्यूट पाथ, तो उसके स्टार्टिंग में स्लैश यूज़र लिखा हुआ होगा। ओके, तो वो जो स्लैश यूज़र है वही हमारा होम डायरेक्टरी होता है। एंड उसी चीज़ को ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो बस ये एक छोटा सा थियरी था जिससे अगर आपको ना भी समझ में आए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ये उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस आपको पता होना चाहिए। अब हमने समझ लिया कि यहाँ पर हमारा करंट फोल्डर नेम लिखा हुआ होता है, लेकिन अगर हमें यहाँ पर प्रिंट कराना है अपने करंट फोल्डर का नेम, तो उस केस में यहाँ पर हम एक सिंपल सा कमांड लिख सकते हैं PWD। PWD का मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब फोल्डर को हम डायरेक्टरी भी कहते हैं। ओके, सो जब हम PWD लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ हमें करंट वर्किंग डायरेक्टरी दिख जाता है। ओके, दैट मीन्स हम अभी रिएक्ट में हैं, तो इस फोल्डर का जो एब्सोल्यूट पाथ है वो हमें यहाँ पर दिख गया, जो कि अगर आप देखो तो स्लैश यूज़र से स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि मैंने अभी बताया। देन अगर हमें ये जानना हो कि इस फोल्डर में कितने फाइल्स या फोल्डर हैं, तो उस केस में यहाँ पर मैं सिंपल सा लिखूंगा LS। LS लिखते ही जितने भी फाइल्स या फोल्डर्स होंगे इस फोल्डर में उन सब का नेम यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे हमें दिखा माई ऐप और रिएक्ट, तो इस रिएक्ट फोल्डर में अगर मैं इसे मिनिमाइज कर दूं तो आप देखोगे कि इस रिएक्ट फोल्डर में फर्दर 2 फोल्डर्स और एग्जिस्ट करते हैं एंड उन्हीं का नेम यहाँ पर लिखा हुआ है। बट हमारे कंप्यूटर में कुछ हिडन फोल्डर्स भी होते हैं, तो अगर आपको हिडन फाइल्स या फोल्डर्स भी देखना है तो उस केस में आप यहाँ पर कुछ ऐसा कमांड लिख सकते, लाइक अगर आप लिखते हो LS-A, तो इस केस में आपको आपके हिडन फाइल्स भी दिख जाएंगे। सो जैसे मैं इसे एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आपको माई ऐप एंड रिएक्ट के साथ साथ 3 फाइल्स और दिखेंगे, जो कि है एक डॉट, एक डबल डॉट और एक .ds स्टोर। सो ये तीनों फाइल्स भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, बट वो हमें दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये तीनों हिडन फाइल्स होते हैं। सो -A का यूज़ करके आप हिडन फाइल्स भी देख सकते हो। देन अगर आपको इन सारे फाइल्स के बारे में कुछ और जानना है, मतलब इन सारे फाइल्स का डिटेल चाहिए, तो उस केस में आप ये कमांड यूज़ कर सकते हो, जो कि LS
एल। सो ls माइनस एल लिख कर आप इन फाइल्स का डिटेल भी जान सकते हो। तो यहाँ पर हमें वो फाइल्स दिख गए जो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, लाइक माई ऐप और रिएक्ट, और इनके साथ साथ इनका कुछ डिटेल भी हमें दिख गया। साथ ही अगर आप इन हिडन फाइल्स का भी डिटेल चाहते हो तो उस केस में आपको ये कमांड लिखना है जो कि है ls और माइनस एल ए। एल क्या करेगा, डिटेल्स दिखाएगा, और ए क्या करेगा, हिडन फाइल्स दिखाएगा। तो इस केस में जब मैं इस कमांड को रन करूँगा तो यहाँ पर मुझे सारे हिडन फाइल्स के भी डिटेल्स दिख जाएंगे कुछ इस तरीके से। सो आई होप आपको ये सारे कमांड्स अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड इन कमांड्स को लिखते लिखते हमारा जो टर्मिनल है ये काफ़ी ज़्यादा फिल हो चुका है। सो अगर आपको अपने टर्मिनल को क्लीन करना है, मतलब सारी चीज़ों को डिलीट करना है या क्लियर करना है, तो उस केस में आपको सिंपली लिखना है क्लियर एंड एंटर प्रेस करना है। सो क्लियर एंड एंटर प्रेस करने से आपका जो टर्मिनल है वो क्लीन हो जाएगा। देन अगर हमें इस फोल्डर में एक नया फोल्डर और क्रिएट करना हुआ तो हम कैसे क्रिएट करते हैं, हम सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर अपने फोल्डर का नेम लिख देते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ न्यू फोल्डर। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम एक नया फोल्डर या फिर कहें कि एक नया डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। बट इसी काम को मैं टर्मिनल के थ्रू भी कर सकता हूँ। कैसे, तो उसके लिए मुझे एक सिंपल सा कमांड लिखना है जो कि है mkdir। इसका मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। ओके, एंड इसके आगे मुझे अपने डायरेक्टरी का नेम लिख देना होगा। लाइक यहाँ पर था न्यू फोल्डर, तो मैं यहाँ लिखूँगा न्यू फोल्डर 2। तो ये कमांड लिखकर जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा न्यू फोल्डर 2 नाम से। और यहाँ एक और बात, ये जो mkdir है ये क्या करता है, तो एक नया डायरेक्टरी क्रिएट करता है, राइट। और किस नेम से, तो इस नेम से। ओके, बट जो नया डायरेक्टरी है वो कहाँ क्रिएट होगा, तो ये जो नया डायरेक्टरी है ये प्रेजेंट फोल्डर में क्रिएट होगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ। ओके, अगर हम सिर्फ नेम लिखते हैं तो, बट अगर हम एक एब्सोल्यूट पाथ लिखते हैं तो क्या होगा, तो उस केस में ये उस पाथ पर क्रिएट होगा। लाइक अगर मैं कुछ ऐसा पाथ लिख दूँ mkdir और न्यू फोल्डर स्लैश फोल्डर, तो अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि न्यू फोल्डर, तो न्यू फोल्डर तो हमारा पहले से एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद मैंने लिखा स्लैश, तो स्लैश का मतलब हुआ कि न्यू फोल्डर के अंदर चले जाओ। और उसके अंदर मैंने लिखा फोल्डर, तो उसके अंदर अब कोई फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब मैं यहाँ पर जब एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ अगेन एक डायरेक्टरी क्रिएट होगा, बट इस बार वो डायरेक्टरी यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर क्रिएट होगा। ओके, यानी कि जब मैं इस फोल्डर को ओपन करूँगा तो यहाँ पर आपको एक फोल्डर दिखेगा। इसका मतलब आप mkdir के बाद एक पाथ भी लिख सकते हो। एंड यहाँ पर ये जो पाथ है ये रिलेटिव पाथ है। क्यों, क्योंकि जो एब्सोल्यूट पाथ होता है वो ऑलवेज स्टार्ट होता है होम डायरेक्टरी से। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से, जब मैं pwd करता हूँ तो हमें कुछ ऐसा पाथ दिखता है। तो ये जो पाथ है ये एक एब्सोल्यूट पाथ है। क्यों, क्योंकि ये होम डायरेक्टरी से स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ इस तरीके के पाथ को हम एब्सोल्यूट पाथ कहते हैं, मतलब ये यूनिक पाथ होता है। बट ये जो पाथ है ये रिलेटिव पाथ है। किसके रिलेटिव है, तो ये करंट फोल्डर के रिलेटिव है या करंट डायरेक्टरी के रिलेटिव है। दैट मीन्स अगर मैं लिखता हूँ न्यू फोल्डर तो इसका मतलब होगा कि करंट फोल्डर में अगर इस नाम का कोई फोल्डर एग्जिस्ट करता है तो हम उससे रेफर कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये दो पाथ क्लियर हुए होंगे कि एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है एंड रिलेटिव पाथ क्या होता है। एंड हम इन दोनों पाथ्स का यूज़ कर सकते हैं mkdir के केस में। एंड एक और बात, ये जो mkdir है इससे आप सिर्फ फोल्डर ही क्रिएट कर सकते हो। लाइक अगर मुझे फाइल क्रिएट करना हुआ तो उस केस में mkdir हेल्प नहीं करेगा। तो क्या फाइल क्रिएट करने के लिए भी कोई कमांड होता है, तो आंसर है हाँ। फाइल क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं टच कमांड का। सो टच लिखने के बाद मुझे यहाँ पर सिंपली फाइल का नेम लिखना होता है। लाइक अगर मुझे एक index.html फाइल यहाँ पर क्रिएट करना हुआ तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा टच और index.html। और जैसे ही मैं यहाँ पर इसे एंटर प्रेस करूँगा तो एक index.html फाइल यहाँ पर क्रिएट होके आ जाएगा। देन ये जो टच कमांड है ये सिर्फ फाइल को क्रिएट करने के लिए यूज़ नहीं होता, ये एक और काम के लिए यूज़ होता है। और वो क्या, कि अगर हमारा फाइल पहले से एग्जिस्ट करता है, लेट्स से मैं दोबारा लिखता हूँ टच एंड index.html, तो इस केस में क्या होगा, ये जो टच है ये टाइम को अपडेट करेगा। अब टाइम को अपडेट करने से मेरा क्या मतलब है कि जैसे हमारे कंप्यूटर में होता क्या है कि किसी भी फाइल को अगर हम चेंज करते हैं तो जब भी हम उसे मॉडिफाई करते हैं तो उसका टाइम स्टोर होता है कि इस टाइम में ये फाइल मॉडिफाई हुआ।
तो जब मैं ये कमांड रन करूँगा तो मॉडिफिकेशन वाला टाइम अपडेट हो जाएगा। दैट मीन्स क्या कि अगर मैं इस टाइम पे इस कमांड को एंटर प्रेस करता हूँ तो हमारे कंप्यूटर में ये स्टोर हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे जब ये कमांड रन हुआ उस टाइम पे ये फाइल अपडेट हुआ है। सो ये जो टच कमांड है ये मॉडिफिकेशन के टाइम को अपडेट करता है। कब? जब फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कोई फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये टच कमांड उसे क्रिएट करता है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। इसके बाद अब अगर मुझे किसी फाइल को डिलीट करना है, लाइक मैंने यहाँ पर इस index.html को क्रिएट किया, अगर मुझे इसे डिलीट करना हुआ तो वो मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा rm कमांड का, जिसका मतलब होता है रिमूव फाइल। एंड ये कमांड सिर्फ फाइल को डिलीट करने के काम आता है। दैट मीन्स rm कमांड का यूज़ करके मैं इस फोल्डर को डिलीट नहीं कर सकता। सो फाइल को डिलीट करने के लिए मैं लिखूँगा rm एंड फाइल का नेम। लाइक इस केस में मैं इस index.html को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं लिख दूंगा index.html और एंटर प्रेस करते ही ये जो फाइल था यहाँ पर ये डिलीट हो चुका है। सो ये था rm कमांड। बट अगर आपको एक डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो उस केस में आप यूज़ करेंगे rmdir। rm का मतलब रिमूव एंड dir का मतलब डायरेक्टरी। दैट मीन्स ये कमांड डायरेक्टरी को रिमूव करने के काम आता है। बट ये तभी काम करेगा जब हमारा डायरेक्टरी एम्प्टी हो। दैट मीन्स हमारा जो न्यू फोल्डर 2 है ये एम्प्टी है एंड न्यू फोल्डर में एक और फोल्डर एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स ये फोल्डर एम्प्टी नहीं है। तो एक काम करते हैं, एक एक करके दोनों फोल्डर को डिलीट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर rmdir में मैं पहले लिखूँगा न्यू फोल्डर 2 एंड एंटर प्रेस करूँगा तो ये फोल्डर हमारा डिलीट हो चुका है। देन अगर मैं सेम काम करता हूँ, दैट मीन्स rmdir और न्यू फोल्डर के लिए तो मैं यहाँ लिखता हूँ न्यू फोल्डर। तो इस केस में जब मैं इसे रन करूँगा तो हमें एक एरर देखने को मिलेगा। एरर क्या? कि न्यू फोल्डर डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, मतलब ये डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है। दैट मीन्स हमें क्या पता चला कि ये rmdir जो है ये सिर्फ एम्प्टी फोल्डर के साथ ही वर्क करता है। बट अगर हमें ऐसे फोल्डर को डिलीट करना हुआ जिसके अंदर कुछ फाइल्स या फोल्डर एग्जिस्ट करते हैं तो उसे हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी एक कमांड होता है जो कि है rm एंड -rf। rm का मतलब रिमूव, r का मतलब रिकर्सिव एंड f का मतलब फोर्स्ड। यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी रिमूव होगा वो एक तो फोर्स रिमूव होगा और दूसरा रिकर्सिव रिमूव होगा। रिकर्सिव रिमूव का मतलब इस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स या फोल्डर्स होंगे वो सारे के सारे डिलीट होंगे। सो ये कमांड लिखने के बाद हमें सिर्फ इस डायरेक्टरी का नेम लिखना है जो कि है न्यू फोल्डर। एंड एक और बात, जैसे मैं यहाँ पर न्यू लिखता हूँ तो मुझे एक रिकमेंडेशन आ रहा है। तो अगर यहाँ पर सिर्फ न्यू लिखकर मैं टैब प्रेस करूँगा तो ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। सो आप टैब का यूज़ कर सकते हो ऑटो कंप्लीशन के लिए। एंड एंटर प्रेस करते ही हमारे यहाँ पर जो न्यू फोल्डर था वो डिलीट हो चुका है। एंड यहाँ पर अब मैं इस टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ। एंड एक और बात, जब यहाँ पर आप टर्मिनल में अप या डाउन की प्रेस करते हो, लाइक अगर मैं अप की प्रेस करता हूँ तो रिसेंटली जो मैंने कमांड रन किया था वो यहाँ पर आ जाएगा। देन अगेन जब मैं अपवर्ड की प्रेस करूँगा तो इससे पहले वाला कमांड यहाँ पर आ जाएगा जो कि ये था। देन जैसे मैं अप की प्रेस करता रहूँगा वैसे वैसे यहाँ पर प्रीवियस कमांड्स आते जाएंगे। एंड जब मैं डाउन की प्रेस करूँगा तो रिसेंट के कमांड्स आते जाएंगे। ओके, सो आप अप डाउन की का भी यूज़ कर सकते हो। देन अब तक हमने डायरेक्टरी को क्रिएट करना सीख लिया, फाइल्स को क्रिएट करना सीख लिया एंड उन्हें डिलीट करना भी सीख लिया। अब हम ये समझ लेते हैं कि किसी भी डायरेक्टरी में नेविगेट कैसे करें। नेविगेट मतलब जैसे मैं अभी इस रिएक्ट फोल्डर में हूँ, राइट। अगर मुझे इस टर्मिनल को इस माई ऐप में ओपन करना हुआ तो मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए मैं cd कमांड का यूज़ करूँगा। दैट मीन्स यहाँ पर मैं लिखूँगा cd एंड उसके बाद यहाँ पर मुझे एक पाथ लिखना होगा। अब पाथ दो तरीके के होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया अभी। कौन कौन से? तो एक होता है एब्सोल्यूट पाथ और एक होता है रिलेटिव पाथ। तो उन दोनों में से मैं यहाँ पर किसी भी पाथ का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे इसी फोल्डर के अंदर नेविगेट करना हुआ तो मेरे लिए रिलेटिव पाथ ज़्यादा आसान होगा। बट वहीं अगर मुझे किसी दूसरे फोल्डर में नेविगेट करना हुआ तो उस केस में मैं एब्सोल्यूट पाथ का यूज़ करूँगा। ओके, यानी कि एक्चुअल पाथ। सो एक्चुअल पाथ यूज़ करने में आपको आई होप कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सिंपली उस फाइल का जो एक्चुअल पाथ है आप उसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं रिलेटिव पाथ कैसे यूज़ करें। तो जैसे मुझे इस माई ऐप में जाना है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा cd एंड इस फाइल का नेम लिख दूँगा। तो यहाँ सिंपली मैं लिखूँगा my-app
ओके, एंड एंटर प्रेस करते ही मैं माई ऐप में आ जाऊँगा। मुझे कैसे पता चला? तो यहाँ से। देन अगर मुझे पीछे जाना हुआ, दैट मीन्स मैं अभी जिस फोल्डर में हूँ, मुझे अगर उसके पेरेंट फोल्डर में जाना हुआ तो वो मैं कैसे करूँगा? एंड पेरेंट फोल्डर का मतलब जैसे यहाँ पर ये माई ऐप है, तो इसका पेरेंट कौन हुआ? जिस फोल्डर में ये एग्जिस्ट करता है। तो ये जो फोल्डर है ये इस रिएक्ट फोल्डर में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इस फोल्डर का जो पेरेंट है वो रिएक्ट है। सो अगर मुझे पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है या पेरेंट फोल्डर में जाना है तो मैं सिंपली लिखूँगा cd एंड डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब पेरेंट डायरेक्टरी में चले जाओ। ओके, तो एंटर प्रेस करते ही मैं वापस से रिएक्ट में आ गया। देन अगर आपको कुछ ऐसे नेविगेट करना है कि जैसे इस माई ऐप में बहुत सारे फोल्डर्स हैं, तो लेट्स से आपको इस SRC फोल्डर में जाना हुआ तो वो कैसे करेंगे? सो पहले हम देखेंगे कि अभी हम कहाँ हैं। तो अभी हम हैं रिएक्ट में। एंड एक और बात कि इस वाले रिएक्ट से कंफ्यूज मत होना, बेसिकली मैंने गलती से इन दोनों का नेम सेम रख दिया है, बट एक्चुअल में हम इस वाले फोल्डर में हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसका नेम अभी के लिए चेंज कर देता हूँ ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैं सिंपली रिएक्ट 2 कर देता हूँ। सो हम कहाँ पर थे? तो जैसे हमें इस वाले फोल्डर में जाना है तो हम पहले देखेंगे कि अभी हम कहाँ पर हैं। तो अभी हमें रिएक्ट में, जो कि ये वाला फोल्डर है, दैट मीन्स हमें आगे की तरफ जाना है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे cd और cd के बाद पहले हम लिखेंगे माई ऐप का नेम। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा माई ऐप, देन यहाँ पर मैं लिखूँगा स्लैश। स्लैश का मतलब पहले माई ऐप में जाओ और माई ऐप के अंदर जाओ अब। ओके, स्लैश का मतलब इस फाइल के अंदर। तो माई ऐप के अंदर हमारा SRC फोल्डर एग्जिस्ट करता है, तो स्लैश के बाद मैं सिंपली ये वाला SRC नेम लिख दूंगा, SRC। ओके, और एंटर प्रेस करते ही मैं यहाँ पर अभी इस SRC फोल्डर में आ चुका हूँ। देन अगर मुझे वापस से रिएक्ट में आना हुआ तो मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए मैं लिखूँगा cd एंड डॉट डॉट, इसका मतलब पेरेंट डायरेक्टरी। तो SRC का पेरेंट कौन है? तो SRC का पेरेंट है माई ऐप। देन अगर मैं स्लैश लिख के और अगेन डॉट डॉट लिखता हूँ तो इसका मतलब हुआ कि अब इसका पेरेंट। तो ओवरऑल इसका मतलब क्या कि पहले जाओ SRC के पेरेंट के पास जो कि था माई ऐप, और उसके बाद माई ऐप के पेरेंट के पास चले जाओ जो कि था रिएक्ट। तो अब जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो वापस से मैं रिएक्ट फोल्डर में आ जाऊँगा। सो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। देन एक और चीज़, जैसे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ माई फोल्डर नाम से। एंड इस बार अगर आप देखो तो माई और फोल्डर में एक स्पेस है। सो अगर मुझे इस माई फोल्डर में जाना हुआ तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा cd और माई स्पेस फोल्डर, राइट। बट जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये मुझे एक एरर देगा। एरर क्या? कि स्ट्रिंग नॉट इन PWD। अब इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हमारा टर्मिनल हमसे कह रहा है कि PWD में कोई माई नाम का स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करता। PWD मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में कोई भी माई नाम का फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता। सो अब आपका एक सवाल आ रहा होगा कि हमने तो यहाँ पर माई फोल्डर लिखा था, बट इसने सिर्फ माई को ही क्यों रिकॉग्नाइज किया? तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि cd के बाद आप जब फाइल नेम लिखोगे तो उस केस में आपको कोई भी स्पेस यूज़ नहीं करना होता। आपको फाइल का नेम एक फ्लो में लिखना होता है। एंड जनरली जब हम कोडिंग करते हैं तो आप देखोगे क्या कि जो फाइल का नेम होता है उसमें हम स्पेसेस का यूज़ ज़्यादातर नहीं करते। हम क्या करते हैं, या तो हम अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं या फिर हम डैश का यूज़ करते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर किया था, या फिर हम कैमल केस का यूज़ करते हैं। तो जनरली हम ऐसा करते हैं। बट क्या हो अगर हमें स्पेस का यूज़ करना पड़ ही गया, तो उस केस में हम नेविगेट कैसे करेंगे? तो उसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप लिखोगे cd एंड ये जो नेम है इस नेम को आप डबल कोट्स के अंदर लिखोगे, दैट मीन्स डबल कोट्स एंड माई फोल्डर। सो जब आप ये कमांड लिखोगे तो अब आप माई फोल्डर में नेविगेट कर पाओगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। सो आई होप आपको ये कमांड भी क्लियर होगा। अब बात करते हैं कि अगर आपको किसी भी फाइल या फोल्डर का नेम चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम सिंपली यूज़ करते हैं mv कमांड का। तो हम लिखेंगे सिंपली mv और अपने फाइल का नेम, जैसे अगर मान लेते हैं कि मुझे इस माई फोल्डर का नेम चेंज करना हुआ तो यहाँ पर मैं लिखूँगा माई फोल्डर एंड ब्रैकेट्स में लिखूँगा मैं। एंड ये चीज़ आप भी ध्यान में रखना कि जब भी आपको कमांड में कोई फाइल का नेम लिखना है एंड उसमें स्पेस आता है तो हर जगह आप डबल कोट्स का यूज़ करोगे। सो यहाँ पर मैंने अपने फाइल का नेम लिखा और स्पेस दे के मैं एक और नेम लिख दूंगा। कौन सा नेम? तो मैं इस फाइल का नेम किससे चेंज करना चाहता हूँ। लाइक अगर मैं लिखता हूँ माई
और फोल्डर कैमल केस में। तो ये वाला जो फोल्डर है इसका नेम ये हो जाएगा। ओके, सो जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो हमें एक एरर दिखा कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हम हैं माई फोल्डर्स में और माई फोल्डर्स के अंदर हम इसे ढूंढ रहे हैं, जबकि वहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमें क्या करना होगा, सिंपली पहले cd लिखेंगे हम और उस फोल्डर से बाहर आएंगे। ओके, तो हम आ गए रिएक्ट में और अब अगेन हम इसी कमांड को दोबारा रन करेंगे। तो दोबारा मुझे इस कमांड को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली मैं कीबोर्ड पे अप की को प्रेस करूँगा। तो एक बार मैंने प्रेस किया तो ये कमांड आया cd डॉट डॉट, और दोबारा जब मैं प्रेस करूँगा तो ये कमांड वापस से आ गया। तो अब जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये हमारा माई फोल्डर बन चुका है। सो फ्रेंड्स, अब हमने अपने सारे इंपॉर्टेंट कमांड्स को सीख लिया है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ अमेजिंग कमांड्स के बारे में बताने वाला हूँ। सो अगर आप चाहो तो उन कमांड्स को अपने VS कोड के टर्मिनल में भी रन कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं उन कमांड्स को अपने कंप्यूटर के डिफ़ॉल्ट टर्मिनल में रन करने वाला हूँ, जस्ट बिकॉज इसका इंटरफेस क्लीन है तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिखेंगी। सो यहाँ पर जब आप टर्मिनल में लिखते हो कैल, तो यहाँ हमारे टर्मिनल में एक कैलेंडर क्रिएट हो जाएगा। देन अगर आप लिखते हो डेट, तो आज का डेट आपको डिस्प्ले हो जाएगा। देन अगर आप यहाँ पर लिखते हो कर्ल स्पेस WTTR.in, तो आपको दिल्ली का वेदर दिख जाएगा। एंड मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके का है। एंड अगर आप अपनी सिटी का वेदर देखना चाहते हो तो आपको सिंपली वही कमांड लिखना है, दैट इज़ कर्ल WTTR.in एंड स्लैश लेके आपको अपनी सिटी का नेम लिख देना है। लाइक मैं अभी पटना में हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पटना, एंड ये मुझे पटना का वेदर दिखा देगा कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पर वेदर रिपोर्ट में लिखा हुआ है पटना, एंड ये मुझे 3 डेज़ का वेदर दिखा रहा है। देन अगर आप टर्मिनल में लिखते हो कर्ल एंड rate.sx, तो ये आपको बिटकॉइंस का रेट दिखा देगा कुछ इस तरीके से, जो कि काफ़ी अमेजिंग लगता है। एंड इसके बाद जब मैं इस टर्मिनल को क्लियर करके यहाँ लिखूँगा कर्ल एंड parrot.live, तो ये मुझे एक डांसिंग पैरट दिखा देगा कुछ इस तरीके से। सो आई होप आपको ये सारे कमांड्स अच्छे से समझ में आए होंगे, एंड आई होप आपको लास्ट के कमांड्स काफ़ी अमेजिंग भी लगे होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अरे इस पैरट को रोकना कैसे, ये तो बताना ही भूल गया। सो सिंपली आपको Ctrl+C प्रेस करना है एंड ये पैरट रुक जाएगा। Ctrl+C अगर आप विंडोज़ में हो तो भी, एंड Ctrl+C अगर आप मैक में हो तो भी।